हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। इसके पहले हम लोग सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। उस पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, हमने आपको कुछ प्रैक्टिस करवाए भी हैं और आप ढेर सारे क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ करके उसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। ये इस वाले टॉपिक से जो सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कुल मिला के लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑफ सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन बेसिस और डायमेंशन से रिलेट करके आता है, ठीक है ना। तो कैसे आता है हम लोग उसको भी देखेंगे। खैर इस वाले लेक्चर में हम लोग इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग एक चीज़ कंपैरिजन करते हैं होमोजेनियस सिस्टम और नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए। देखिए कि जो भी हमारा सिस्टम होता है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का, वो Ax इक्वल्स टू बी टाइप का होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है तो वो Ax इक्वल्स टू जीरो टाइप का होगा, ठीक है। ये आपको पता है। हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। कब एग्जिस्ट करता था कि जब रैंक ऑफ ए, ठीक है ना, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ अयुगमेंटेड मैट्रिक्स, इसकी रैंक आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। यदि ये दोनों इक्वल है तब वो कंसिस्टेंट होता है, तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था। यदि ये इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था और हम उसको क्या बोलते थे कि वो इनकंसिस्टेंट है। क्या बोलते थे कि वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो नॉन होमोजीनियस वाले सिस्टम में हमने ये देखा था। यहाँ पर क्या है, Ax इक्वल्स टू बी टाइप का जो भी यानी होमोजीनियस लीनियर सिस्टम जो भी रहेगा वो कंसिस्टेंट होता है। दैट मीन्स सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। बात आपको समझ में आई। यदि हमारा होमोजीनियस लीनियर सिस्टम गिवन है तो इनकंसिस्टेंट की बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस सिस्टम वाले में दोनों होता था। अब देखिए नॉन होमोजीनियस वाले में क्या था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था यानी कंसिस्टेंट होता था, तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलता था और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता था, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही है, Ax इक्वल्स टू जीरो टाइप में हमेशा कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। ये आपको कंपैरिजन समझ में आया। अब देखिए यदि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, हमारा होमोजेनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कब हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, जब r इक्वल्स टू एन है, ठीक है ना। r इक्वल्स टू एन का क्या मतलब है, हमने एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया, उसकी रैंक मान लेते हैं r आ गया, ठीक है। और वो n यानी कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल के इक्वल है। बात आपको समझ में आ रही है ना, नंबर ऑफ़ वेरिएबल के इक्वल है, तब वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे 3x3 का कोई मैट्रिक्स बनाया, ठीक है ना, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया हमने ए, और यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई जेड गिवन है, ठीक है ना। और इसका जो रैंक है वो 3 आ रहा है, इसका भी रैंक 3 आ रहा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, और वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। बात आपको समझ में आई। एक तरीका ये भी है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। यदि हमारा रैंक 3 आ रहा था ना, यदि हमने कोई ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया और वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जेड, ध्यान दीजिएगा इस बात का। यदि इसकी रैंक 3 आ रही है, ठीक है ना, यानी कि 3 नॉन जीरो रोज होंगे यहाँ पे। पहली बात रो इक्विवेलेंट फॉर्म का यदि हम यूज कर रहे हैं तो। दूसरा रैंक इसका 3 आने का क्या मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। ये बार बार हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है ना। यदि क्या होता था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना उसका आर्डर है, यदि उसका डिटरमिनेंट निकालने पर यदि नॉन जीरो मिल रहा है तो हम बोलते हैं कि वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो उसका आर्डर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे यदि 3x3 का हमारा कोई मैट्रिक्स गिवन है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं और इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 है। अब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो गया, यहाँ पे एक्स वाई जेड वेरिएबल 3 थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा r इक्वल्स टू एन हो गया और वो यूनिक सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे। दूसरा तरीका, पहला तरीका ये था कि आप इसमें नॉन जीरो रोज फाइंड कर लीजिए, 3 आ गए तो 3 हो गया इसका रैंक, तो अब 3 हो गया, 3 वेरिएबल थे तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा क्या है कि r की वैल्यू लेस देन n हो जाए, वेरिएबल से रैंक की वैल्यू कम हो जाए। वेरिएबल 3 है, रैंक की वैल्यू 2 आ रही, 1 आ रही, वेरिएबल 2 है, रैंक की वैल्यू 1 आ रही, ठीक है ना। तो हम उसको वहाँ पे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हमारे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा,
और यदि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। डिटर्मिनेंट 0 होने का क्या मतलब है, जैसे हमारा कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 0 हो गया मतलब यही है कि उसका रैंक 3 तो नहीं होने वाला, 3 नहीं होने वाला तो 2 होगा, ठीक है, या 1 होगा। अब 2 या 1 हो गया, वेरिएबल हमारा XYZ 3 गिवन है और हमारा रैंक कितना हो गया, 2 हो गया, तो R<3 हो गया कि नहीं हो गया, R<n हो गया ना, R<n हो गया, तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को जो हमने यहाँ पे बताया हुआ है ये, तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर वाले में, नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम वाले में, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने आज आपको बताया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी आपको समस्या है कमेंट करके पूछिए, आपको बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जो हमारी टीम है वो ये सोच रही है कि आपको जल्द से जल्द जितने भी लेक्चर हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और यदि आप इन्जॉय कर रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। सो थैंक यू।